बोल दी जाएगी जहाँ खाना गया बस वहां फूल रही है, ठीक है ना। ये इसका नाम भी मैंने आपको बताया, इसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। ये बोलस अंदर जा रहा है, ठीक है, और जहाँ पे जा रहा है बस वहां पे नली फूल रही है और बाकी फिर वापस क्या हो रही हो, नली सही हो रही है। तो इसी मोशन को क्या बोलते हैं, पेरिस्टलिस मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब तो याद रहेगा, रहने चलते हैं, अब तो याद रहेगा, समझ में आ गया। पेरिस्टलिस मोशन क्या होता है, किससे संबंधित है, ग्रास नली से संबंधित है, ठीक है। बोलस का ग्रास नली के अंदर जाना, इसी मोशन को क्या कहते हैं, वो पेरिस्टलिस मोशन कहते हैं, क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए आपको याद रखना है, याद रहेगा, ठीक है। तो एक और बताओ, गलसुआ का नाम सुना तुमने, गलसुआ, कभी डाढ़ दुखती है डाढ़, तो यहाँ पे वो एक जो दाने दाने वाली पट्टी लगा देते हैं, लगा देते हैं, हाँ, तो वही वो उसी को बोलते हैं गलसुआ। क्या बोलते हैं, गलसुआ। इंग्लिश में शायद मम्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मम्स। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मम्स गलसुआ विषाणु किस भाग को संक्रमित करता है, लाल ग्रंथि की किस भाग को संक्रमित करता है। आ रही बात समझ में, गलसुआ विषाणु लिख लो कॉपी में, गलसुआ विषाणु, क्वेश्चन है गलसुआ विषाणु, गलसुआ विषाणु लाल ग्रंथि के कौन से भाग को संक्रमित करता है, लाल ग्रंथि के कौन से भाग को संक्रमित करता है। कभी कभी तो क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है कि गलसुआ विषाणु किससे संबंधित है, तो लाल ग्रंथि से संबंधित है। किससे संबंधित है, लाल ग्रंथि से। पर अगर डिटेल में पूछा जाएगा तो लाल ग्रंथि में भी किससे संबंधित है। तो आप बताओ कि यहाँ कान के पास वाला कौन सा था, इसमें 3 ग्रंथियां थी ना, तो जो कान के पास थी वो कौन सी थी, पेरोटिड ग्लैंड। ये किससे संबंधित होगा, पेरोटिड ग्रंथि से संबंधित होगा। किससे होगा, फोटो बताया था ना मैंने कल आपको, वापस बता देता हूँ। ये रहा, देखो यहीं पे सूजन आती है ना, तो यहीं पे अपन वो पट्टी लगा देते हैं, तो ये यहाँ पे सूजन आती है, तो ये किसको प्रभावित करेगा, यहाँ पे कौन सा ग्लैंड है, पेरोटिड ग्लैंड है। पेरोटिड ग्लैंड किसका हिस्सा है, सेलिवरी ग्लैंड का, लाल ग्रंथि का हिस्सा है पेरोटिड ग्रंथि, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में लाल ग्रंथि मिलेगा तो लाल ग्रंथि लगा देंगे, अगर लाल ग्रंथि गलती से ऑप्शन में नहीं आया तो फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा, पेरोटिड ग्रंथि लगाना पड़ेगा। याद आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, क्लियर है, ठीक है। अब गाय भैंसे देखी तुमने, तो गाय भैंसे के अगर लग जाती है, ठीक है, तो वहां पे जीभ से उसको ये करते रहते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो ऐसा नहीं होता उसमें क्या होती है कि वो वहां पे एक्चुअल में लार छोड़ते, क्या करते हैं, हाँ, जहाँ पे उनको चोट आती है वहां पे क्या करते हैं, लार छोड़ते हैं जीभ के द्वारा। तो होता क्या है कि जो जंतु होते हैं उनकी लार में लाइसोजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो जैसे अपने घाव लग गया तो अपने तो हाथ पे है तो अपन तो जाके डेटॉल लगा लेंगे, और उनके पास कौन सा डेटॉल है, तो उनके पास वो एक तरह से वो डेटॉल का ही काम करता है। किसका काम करता है, डेटॉल का। डेटॉल एक प्रकार की क्या है, एंटीसेप्टिक है। हरी बात समझ, संक्रमित को रोकती है। तो इस प्रकार से उनके लिए एंटीसेप्टिक क्या है, वो लार है। क्या है, लार। तो उनकी लार में क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लार में किस प्रकार का एंटीसेप्टिक पाया जाता है, तो क्या उत्तर होगा, लाइसोजाइम। क्या उत्तर होगा, देखो यहाँ पे लाइसोजाइम। लार में अपने में भी होता है पर कम होता है ना, अपने लार में भी होता है पर हमारी लार में कम मात्रा में होता है। जबकि देखो जंतुओं की लार में लाइसोजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। ये भी एक प्रकार का एंजाइम ही होता है, ठीक है। लाइसोजाइम पाया जाता है जो एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करता है, जो एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करता है। याद रह जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, क्लियर है ना, ठीक है। अब जीभ का क्या काम होता होगा, जीभ का काम है एक तरह से लुब्रिकेंट। मशीन खराब हो जाती है, ठीक है, मशीन मान लो घूमना बंद कर देती है, तो मशीन में अपन लगाते कि नहीं लगाते, ऑयल ग्रीस करते हैं ना, तो एक तरह से खाने को अंदर पहुंचाना है तो उसको थोड़ा चिपचिपा बनाना पड़ेगा, है ना। तो एक तरह से जीभ किसका काम करती है, खाने में, पाचन में
स्नेहक के रूप में काम करती है। किसके रूप में काम करती है? स्नेहक। तो ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैंने आपको लिखाया भी नहीं, बाकी हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। खाने को क्या बना देती है? लचलचीला बना देती है, तो जल्दी से गले में उतर जाता है ना, ठीक है। ये आपको याद रखना है मेन। कौन सा? लाइसोजाइम वाला, और इससे जो पहले बताया वो वाला। कौन सा बताया? अरे क्रमानुकुंचन गति के बारे में, इन दोनों बातें में पता होना चाहिए, याद रहेगा, कोई दिक्कत? ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? लिखा है 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, नहीं लिखा हो तो लिख लो। ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। क्लियर है यहाँ तक की बातें? हाँ कुलदीप, क्लियर? ओके, ठीक है। अब अगले हेडिंग डालो। तो मुख हमने पूरा पढ़ लिया, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे हम आमाशय। क्या पढ़ेंगे? आमाशय, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टोमक। क्या बोलते हैं? स्टोमक, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टोमक का आकार कैसा होता है, तो क्या उत्तर दोगे? फिर भी स्टोमक का आकार कैसा होता है? हाँ आमाशय, तो स्टोमक को हिंदी में आमाशय बोलते हैं, अंग्रेजी में स्टोमक बोलते हैं, ठीक है। बताओ स्टोमक का आकार कैसा होता है? उल्टा सी। सर केरी जैसा। क्या? देखो लगभग तो आंसर देते वैसे गोल। क्या होते देते? गोल। पेट गोलाकार जैसे दिखता है, पर एक्चुअल में जो ये दिखता है ये पेट नहीं होता है, ये एक तरह से इसको बोला जाता है उदर गुहा। क्या बोला जाता है? उदर गुहा। इसमें लीवर लीवर में इनकी वजह से इनके ऊपर जो फैट जमा होती है उससे ये पेट मोटा मोटा दिखता है, ठीक है। बाकी जो एक्चुअल में हमारा जो आमाशय होता है उसका आकार होता है जे शेप का। कैसा होता है? जे शेप का। कैसा होता है? जे शेप का। याद रहेगा? तो आमाशय का शेप कैसा है? याद रहेगा अब तो। हमारा पेट कैसा है? जे आकार का, ठीक है। थायराइड ग्लैंड का आकार कैसा था? थायराइड ग्रंथि का आकार एच शेप का। कैसा था उसका? एच शेप का, ठीक है। अब समझो, ये जो आमाशय होता है इसमें कुछ अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अम्ल होता है HCl। कैसा अम्ल होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका जो पीएच मान होता है आमाशय का, ये पूछा जाता है कि आमाशय का पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो इसकी पीएच वैल्यू बहुत कम होती है, 1.3 से 3.5 के आसपास होती है। कितनी होती है? 1.3 से 3.5। 6.8 लिख लो। लार का पीएच मान 6.8 होता है। तो लार अल्प क्षारीय है कि अल्प अम्लीय? अल्प अम्लीय, याद रहेगा, ठीक है। चलो इधर समझो। तो जो आमाशय होता है उसका पीएच मान कितना होगा? 1.3 से 3.5 होगा। ये किसके कारण से होता है? क्योंकि इसमें कोई ना कोई एक अम्ल पाया जाता है। हरी भाषण में इसके अंदर एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम क्या है? HCl। कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इसमें अम्ल नाम याद रखना है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl अम्ल पाया जाता है। अब आप सोचो कि अगर हमारे हाथ पे भी एसिड गिर जाए 1.3 जिसका पीएच हो, वैसा एसिड हमारे हाथ पे गिर जाए ना तो हमारा हाथ पूरा जल जाएगा। हरी भाषण, पर ये तो हमारे पेट में है फिर भी जल नहीं रहा है। इसका क्या कारण है? खाने को अगर बचाता और कुछ भी करता हो, ऐसे मान लो 1.3 वाला HCl लाके ना तुम पी लो, ठीक है, तो तुम वही के वही निपट जाओगे। सर वो तो अंदर है ना। तो अंदर है पर अंदर फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। इसका कुछ तो कारण होगा, इसको किसी न किसी चीज में सिक्योर रख रखा होगा। हरी भाषण में तो ये पूछा जाता है कि आमाशय में HCl किस परत के द्वारा सुरक्षित रहता है? क्या पूछा जाता है? आमाशय में सल्फ्यूरिक अम्ल या HCl को पूरा क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इतना नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, तुम समझ लो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके द्वारा सुरक्षित होता है, ठीक है। तो ये जो HCl होता है ना, इसके ऊपर एक लेयर होती है। क्या होती है? एक लेयर, एक परत होती है। इस परत का नाम है म्यूकस लेयर। क्या नाम है? म्यूकस लेयर। हिंदी में क्या बोलते हैं? म्यूकस परत। म्यूकस परत। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से ये हमारे इसमें जला नहीं सकता हमें, ठीक है। ये तो हम कब के जल के भस्म हो जाते हैं, इतना एसिडिक होता है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से नहीं जल पाते हैं, म्यूकस लेयर की वजह से।
अगर म्यूकस लेयर डैमेज हो गई तो फिर तो आप पूरे निपट जाओगे, ठीक है। याद रहेगा ये आमाशय का पीएच मान कितना होता है 1.3 to 3.5। इसका शेप कैसा होता है जे शेप, जे प्रकार, जे आकार का ये होता है। और इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है HCl अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है HCl अम्ल। यह HCl अम्ल किसके द्वारा सुरक्षित रहता है म्यूकस लेयर के द्वारा। किसके द्वारा म्यूकस लेयर। इतने पॉइंट कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये जो है ना इससे एंजाइम रिलीज होता है और इससे रस भी निकलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आमाशय के द्वारा कौन सा रस स्रावित होता है। कौन सा उत्तर होगा आमाशय के द्वारा कौन सा रस स्रावित होता है। चलो पहले ये लिखो फिर लिखाता हूँ। पित्तरस होगा पक्का, एक ही रस का नाम है। अग्नाशय से होता है ना, अग्नाशय से तो अग्नाशय रस होता है। वो अलग है, वो रस सर जो नरेंद्र सर पढ़ाते वो रस अलग है। चलो लिखो, मैं लिखा रहा हूँ पूरा। आमाशय हेडिंग डाल दी, ठीक है। जैसे फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है ना वैसी फॉर्मेट में मैं आपको लिखा देता हूँ सारी बातें, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने लिए। इसका आकार जे आकार होता है, ठीक है, इंग्लिश वाले जे शेप होता है, ठीक है। इसका आकार जे आकार का होता है, लिखा। आगे लिखो। इसका पीएच मान, इसका पीएच मान 1.3 से 3.5, ये वेरी करता है परसेंट टू परसेंट। किसी में 1.3 होगा, किसी में 1.7 भी होगा, किसी में 2 भी होगा, ठीक है। तो इसलिए एवरेज याद रखना है 1.3 से 3.5, ठीक है ना। जो ऑप्शन इसके बीच में दिख जाए वो लगा देना है। इसका पीएच मान 1.3 से 3.5 होता है, अर्थात इसकी प्रवृत्ति अम्लीय होती है, अर्थात इसकी प्रवृत्ति अम्लीय होती है, लिखा। इसके अंदर HCl पाया जाता है, इसके अंदर HCl पाया जाता है, जो इसके अंदर HCl पाया जाता है जो म्यूकस परत के द्वारा, जो म्यूकस परत के द्वारा ढका होता है, ठीक है। मतलब HCl के चारों तरफ कौन सी परत होती है म्यूकस परत होती है, ठीक है। यह HCl हमारे शरीर में, यह HCl हमारे शरीर में कीटाणुओं को मारने का काम करता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू किल जर्म्स। समझ में आई यहां तक की बात, कोई दिक्कत। यह HCl हमारे शरीर में कीटाणुओं को मारने में सहायता करता है, समझ में आया, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं वो या तो एंजाइम से पूछते हैं या रस से पूछते हैं, और कौन सा रस किसको पचाता है ये ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इनमें सब में आपको कंफ्यूजन ही मिलेगा जब तक कि आप चैप्टर के आखिरी स्टेज पे पढ़ नहीं लोगे इस पूरे चैप्टर को। ये चैप्टर जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आपका दिमाग घूमता ही रहेगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, है ना। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, आखिरी में सब कंफ्यूजन दूर करेंगे आपका। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसमें से कौन सा रस निकलता है, ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। तो इसमें से जो रस निकलता है उसको बोलते हैं जठर रस। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जठर रस। कौन सा रस निकलता है, जठर रस निकलता है, याद रहेगा। जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है, आमाशय के द्वारा। आगे से याद रखना है आपको, जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है, आमाशय। गलती से अग्नाशय नहीं लगाना है, ठीक है, अग्नाशय अलग है और आमाशय अलग है, याद रहेगा, ठीक है। पित्तरस कहाँ से निकलता है, तो पित्तरस यकृत से निकलता है, ठीक है, लीवर से निकलता है, जबकि आमाशय से कौन सा निकलता है, जठर रस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश नहीं पता है इसकी मेरे को, है ना, गूगल कर लो, गूगल इंग्लिश देख लेना इसकी, ठीक है, याद रहेगा। अब ये जठर रस क्या है, तो जो भी रस है, जो भी एंजाइम है, इन सब का काम है खाने को पचाना। क्या काम है, खाने को पचाना। बहुत सारे एंजाइम ऐसे होते हैं जो प्रोटीन की श्रेणी में भी आते हैं, ठीक है। अब ये रस किसी न किसी खाने को पचाता होगा, तो ये रस खाने के कौन से भाग को पचाता है, ये पचाता है कार्बोहाइड्रेट को। किसको पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को, याद रहेगा। जठर रस किसका पाचन करता है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है।
जठर रस किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? मुंह से शुरू हो जाता है। और मुंह से कौन सा पाचन शुरू नहीं होता है? प्रोटीन का नहीं होता है। बाकी वसा का भी वहां से शुरू हो जाता है। ये बात समझ में आई? कोई डाउट नहीं आते? जठर रस की समझ में आ गई बात? ठीक है। अब इससे कुछ ना कुछ एंजाइम निकलते होंगे, तो उन एंजाइम के नाम भी हमें याद रखने हैं। ठीक है। एंजाइम को हिंदी में बोलते हैं विकर। क्या बोलते हैं? विकर। और इंग्लिश में बोलते हैं एंजाइम। इससे टोटल कितने एंजाइम निकलते हैं? 2 एंजाइम निकलते हैं। कितने? 2। एक का नाम है पेप्सिन। क्या नाम है? पेप्सिन एंजाइम। अब याद करो, इस पेप्सिन को हमने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। कहाँ पढ़ रखा है? ब्लड वाले चैप्टर में रक्त के थक्के में सहायक होता है। ठीक है। तो ये एकमात्र ऐसा एंजाइम है जो किसमें हेल्प करता है? रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? रक्त का थक्का। आपकी चोट लग गई, थोड़े टाइम बाद खून निकलना बंद हो जाता है, तो उसमें कौन हेल्प करता है? एक तरह से पेप्सिन हेल्प करता है। बाकी और भी बहुत सारे करते हैं, पर ये भी करता है, ये याद होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, प से प याद रहेगा आपको। तो पेप्सिन किसको पचाने का काम करता है? प्रोटीन को। किसको पचाने का काम करता है? प्रोटीन को। ठीक है। जठर रस किसको पचा रहा है? कार्बोहाइड्रेट को। पेप्सिन किसको पचाता है? प्रोटीन को। और दूसरा इसका काम मैंने अभी आपको बताया, क्या हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं? आमाशय में क्या, कैसे याद रखोगे? आमाशय एक प्रकार का कैसा है? उसका गुण कैसा है? अम्लीय है। किसकी वजह से? HCl की वजह से। ठीक है। HCl की वजह से ही जो जठर रस होता है उसकी प्रवृत्ति भी अम्लीय होती है। ठीक है ना। वो किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। उसके अलावा इसमें कौन से एंजाइम होते हैं? इसमें 2 एंजाइम होते हैं, जिसमें हमने पहला पढ़ा, कौन सा है? पेप्सिन। तो प से प याद रखना। पेप्सिन किसको पचाएगा? प्रोटीन को पचाएगा। क्लियर है? ठीक है। और दूसरा, पेप्सिन किसमें हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। और कौन ऐसा है जो रक्त का थक्का नहीं बनने देता है? पिपेरिन है। ठीक है। चलो, अब दूसरा कौन सा है? तो दूसरे में कंफ्यूजन है। दूसरे में कंफ्यूजन क्या है कि 2 तरह से लिखा जाता है। एक तो होता है रेनिन और एक होता है रेनिन। तो दोनों अलग अलग चीजें, एक में डबल एन है और एक में एन है। अब अगर तुम्हें तुक्का लगाना हो कि जो आमाशय है उसमें से कौन सा निकल रहा होगा, तो क्या लगाओगे? ऊपर वाला लगाओगे कि नीचे वाला लगाओगे? अकड़ बकड़ बब्बे को कर दे तो कौन सा लगाओगे? ऊपर वाला लगाओगे। ठीक है, तो तुमने सही बताया, तुम्हारा तुक्का सही है। तो ये वाला जो रेनिन है ये स्त्रावित होता है किडनी के द्वारा। कहां से होता है? किडनी के द्वारा। पर ये वाला जो रेनिन है ये कहां से स्त्रावित होता है? तो ये हमारे आमाशय से। कहां से होता है? स्टोमक से। ठीक है ना। इतना डीप कोई पूछने नहीं वाला है, पर हमें समझ में आना चाहिए। कभी आप गूगल करो, स्पेलिंग मिस्टेक करके रेनिन लिख दो, तो बोल दो सर ने तो पढ़ाया था कि आमाशय है, यहाँ तो किडनी दे रखा है। तो सर गलत नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, सर सही पढ़ा रहे। इन दोनों में फर्क है, एक में डबल एन आई एन है और एक में एन आई एन है। ठीक है। तो अभी हम आमाशय पढ़ रहे, इसको लिए मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये वाला जो रेनिन है इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है हमारे शरीर में दूध को पचाना। किसको पचाना? दूध। अब ये पूरे दूध को नहीं पचाता है, दूध में जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा केवल उसको पचाएगा। किसको पचाएगा? दूध में जो कार्बोहाइड्रेट होगा उसको पचाएगा। तो आमाशय का कौन सा एंजाइम दूध का पाचन करता है? बताओ। रेनिन। ठीक है। ये क्वेश्चन कल मेरे पास कोई लेके भी आया था, उसने कुछ टेस्ट वेस्ट दे रहा होगा तो उसमें लिखा हुआ था कि दूध का पाचन निम्न में से कौन से एंजाइम द्वारा किया जाता है? पेप्सिन, रेनिन, HCl और पता नहीं और क्या ऑप्शन था। तो क्या उत्तर होगा? रेनिन। याद रहेगा। रेनिन किसका पाचन करता है? दूध में कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रखा हमने, पूरा पढ़ रखा है कि कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीजें होती हैं। लैक्टोज वेक्टोज जो भी होता है इसमें होता है। तो ये दूध में जो लैक्टोज होता है उसका पाचन करता है। तो आप ये बताओ, क्या आमाशय में फैट का पाचन होता है? कैसे कहते लिखा है? मैंने नहीं लिखा है। इसका मतलब आमाशय वसा का पाचन नहीं करता है। किसका किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का कौन करता है? पेप्सिन। कार्बोहाइड्रेट का जठर रस। कौन सा रस? जठर रस। और रेनिन किसका पाचन करता है? दूध का। तीनों याद रहेंगे। HCl का काम समझा दिया। HCl का काम क्या है? कीटाणुओं को मारना। क्या काम है? जठर रस का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट को पचाना। पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को पचाना। रेनिन का काम क्या है?
दूध में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको पचाना, पूरे दूध को पचाता नहीं है, याद रहेगा। ठीक है, लिख लो ये पूरा चिट्ठा। रक्त का धक्का किसके द्वारा, कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, पेप्सिन। कौन सा हेल्प करता है, पेप्सिन। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं होगा, हो जाए फिर घर पे जाके पढ़ना। ठीक है, बाकी पढ़ना तो है। दूसरे रेनिन का भी समझा देता हूँ। ये जो दूसरा रेनिन होता है ना, ये कहां से, इसका निर्माण कहां से होता है, किडनी के द्वारा। किसके द्वारा होता है, किडनी। और इसका काम होता है यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन, मूत्र का निर्माण करना। ठीक है, तो ये कौन से वाले, ये दूसरे रेनिन का काम होता है। बाकी ये वाला जो रेनिन है ये किसको पचाता है, दूध को पचाता है। और ये वाला रेनिन किसमें होता है, आमाशय के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा एंजाइम आमाशय के द्वारा स्रावित नहीं होता है, तो क्या उत्तर लगाओगे, रेनिन तो हो रहा है। तो हाँ, वो 3-4 ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, जैसे मान लो पिछले जो हमने पढ़े, एक ऑप्शन वहां से दे देगा, तो टाइलिन दे देगा। तो टाइलिन होता है क्या आमाशय से, नहीं होता है। मान लो 4 ऑप्शन देने हो, पेप्सिन, रेनिन, टाइलिन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पेप्सिन और रेनिन हमें पता है। तो टाइलिन आंसर होगा, क्या होगा, टाइलिन। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, निम्न में से कौन सा एंजाइम आमाशय के द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो आमाशय के द्वारा कौन सा नहीं होता है, 4 ऑप्शन है, पेप्सिन, रेनिन, टाइलिन और उपरोक्त सभी। तो टाइलिन उत्तर होगा, क्या होगा, टाइलिन। या उल्टा पूछ लेता है, तीसरे 2-3 ऑप्शन दूसरे एंजाइम डाल देता है, एक ऑप्शन आमाशय वाले से जो रिलीज हो रहा है उसका डाल देता है। ठीक है, दूध का पाचन कौन से एंजाइम द्वारा किया जाता है, रेनिन। वसा का पाचन कौन सा रस करता है, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा रस करता है, जठररस। ठीक है, निम्न में से किसका पाचन आमाशय द्वारा नहीं किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, उपरोक्त सभी। फैट का पाचन नहीं किया जाता है। ठीक है, मुख में किसका पाचन नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का नहीं होता है। क्लियर है ना सारी बातें, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये बात ओके है। ठीक है, अब दूसरा इसमें कौन हेल्प करता है बताओ, तो दूसरा आएगा लीवर। कौन आएगा, लीवर, यकृत। अच्छा तीसरा है, हाँ, मुख हो गया था, टीथ हो गए थे, उसके बाद में ये तीसरा चौथा जो भी होगा, नंबर से कोई काम नहीं है, याद रखना है। ठीक है, अब अगर अपने को कभी एग्जाम में पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो उत्तर लीवर लगाना है। क्या लगाना है, लीवर। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं उसमें से लगभग 94 फंक्शन को कौन करता है, लीवर करता है। हमारी बॉडी में कितने फंक्शन को ये मेंटेन करता है, 94। तो हम 94 तो हम पढ़ नहीं सकते। ठीक है, हम तो पढ़ेंगे जो हमारे मेन है, पाचन में कौन सा हेल्प करेगा उसका पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी हमें पता होना चाहिए कि कुछ भी नहीं आ रहा है तो क्या होगा, उत्तर लीवर होगा। कुछ भी बन रहा है तो कहाँ बन रहा होगा, लीवर पे बन रहा होगा। कोई मर रहा होगा तो कहाँ मरेगा, लीवर पे। ठीक है, ये परमानेंट। हाँ, जैसे अगर कोई चाकू लगाने की बोलेगा तुम्हें, तो बोला ये लीवर में लगा दे। ठीक है, क्योंकि लीवर क्या होगा, वापस जल्दी सही हो जाएगा। ठीक है, उसको वो सर फोड़े तो बोला सर मत फोड़, क्योंकि अगर न्यूरॉन एक बार टूट गया वो नहीं आएगा वापस। ठीक है ना, क्योंकि वो बनता ही नहीं है, उसमें रीजनरेशन की वो है ही नहीं कैपेबिलिटी। बाकी लीवर में है बहुत जल्दी। कोई चाकू लगाए तो बोला लीवर में लगाओ, कहाँ लगाओ, लीवर में। ठीक है, क्योंकि ये वापस बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। सबसे ज्यादा जो शक्ति है रिकवरी की वो किसमें है, लीवर में। ठीक है, चलो हमें तुक्के के लिए क्या रखना है, लीवर, क्योंकि सबसे ज्यादा फंक्शन कौन मेंटेन कर रहा है, कौन मेंटेन कर रहा है, लीवर मेंटेन कर रहा है। अब बताओ लीवर से कौन सा रस निकलता है, अभी मैंने आपको बताया कौन सा रस निकलता है, पित्त रस। अब पित्त रस क्या करता होगा बताओ, पित्त रस क्या करता होगा, किसका पाचन करता होगा। ऊपर वाला जो था आमाशय, उसमें किसका पाचन हुआ, कार्बोहाइड्रेट का हुआ, प्रोटीन का हुआ। तो कौन बच गया, फैट बच गया। तो इस फैट को पचाने का काम कौन करेगा, लीवर। लीवर से कौन सा रस निकलेगा ये पता होना चाहिए। कौन सा रस निकलेगा, पित्त रस निकलेगा। कौन सा रस निकलेगा, पित्त रस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइल जूस। क्या बोलते हैं, बाइल जूस। जठर रस कहां से निकल रहा था, आमाशय से। पित्त रस कहां से निकलता है, लीवर से निकलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन घुमा के आता है, पित्त रस का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो आंसर क्या होगा, लीवर होगा। क्या होगा, लीवर।
अब इसकी जो प्रवृत्ति होती है, अगर मैं इसका पीएच लिखूं, क्या लिखूं? पीएच, ठीक है। ये होता है 6.8 से लगभग 7 के आसपास, ठीक है। तो ये अल्प अम्लीय होता है। कैसा होता है? अल्प अम्लीय। अब कहीं कहीं आपको अल्प क्षारीय भी दिख जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसका ये नहीं पूछा जाएगा कि कैसा होता है, अल्प अम्लीय होता है कि अल्प क्षारीय होता है। मेन इसका पूछा जाता है कि लीवर के द्वारा कौन सा रस स्रावित होता है। तो उत्तर क्या होगा? पित्तरस। पित्तरस किसका पाचन करता है? किसका करता है? पेट का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? पेट का। तो यहाँ से इसका किसका पाचन होगा? मैं पाचन वाला पहले लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से किसका पाचन होगा? वसा का, ठीक है, पेट का। तो क्वेश्चन घुमा के ही आएंगे एग्जाम में, ये सोच के रखना। निम्न में से किस रस के द्वारा वसा का पाचन किया जाता है? ठीक है, तो पित्त रस। निम्न में से किस रस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाता है? तो इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा कौन सा था? जठर रस। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब ये जो लिवर है, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ये पॉइंट में याद रखना है लीवर से रिलेटेड। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? कौन सी है? लीवर है, ठीक है। ये पॉइंट भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि लीवर हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कैसी है? बड़ी ग्रंथि। सबसे छोटी कौन सी थी? सबसे छोटी कौन सी थी बताओ? पीनियल का है। पीनियल का है। कौन सी थी? पीनियल का है। अगर वो ऑप्शन में नहीं मिलते तो फिर आप आंसर क्या लगाते हैं? पीयूष ग्रंथि लगाते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी कौन सी है? लीवर है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लीवर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है? तो नहीं होता है। प्रोटीन का होता है? तो नहीं होता है। केवल किसका पाचन होता है? फैट का पाचन होता है, याद रहेगा। और सबसे मेन बात कि इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसके द्वारा कोई भी एंजाइम स्रावित नहीं होता है, ठीक है। तो पूछा जाता है पाचन तंत्र का वह अंग जिसके द्वारा कोई भी एंजाइम का निर्माण नहीं होता है या कोई भी एंजाइम स्रावित नहीं होता है, तो उत्तर क्या होगा? लीवर होगा। क्लियर है बात? कोई डाउट यहाँ तक? इससे कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं होता है, इससे केवल एक रस निकलता है जिसका नाम क्या है? पित्त रस है। क्या नाम है? पित्त रस, ठीक है। तो निर्माण पित्त रस का कौन करता है? लीवर। लेकिन स्टोर इसमें नहीं रहता है, ठीक है। स्टोर ये कहीं दूसरी जगह होता है। तो इन दोनों क्वेश्चनों में फर्क है। निर्माण कौन करेगा? लीवर। लेकिन ये संचित कहाँ रहेगा? तो इसका आंसर अलग देना है। इसका आंसर मैं भी बताने वाला हूँ तुम्हें, ठीक है ना। फर्क समझ में आ रहा है क्वेश्चन में? ठीक है। और इससे कोई भी एंजाइम बनता है क्या? नहीं बनता है। इससे केवल क्या बनता है? रस बनता है। कौन सा? पित्त रस, ठीक है। तो ये जो पित्त रस होता है ये कहाँ स्टोर होता है? ये पित्ताशय में स्टोर होता है। कहाँ होता है? पित्ताशय में। इंग्लिश में इसको बोलते हैं गाल ब्लैडर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गाल ब्लैडर। और इसी गाल ब्लैडर को पित्त की थैली भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास 1000 के नोट की थैली है, तो हम क्या बोलेंगे? आपके पास पैसों की थैली है। तो जिसके पास पित्त है उसके पास पित्त की थैली है। तो पित्त की थैली किसको कहा जाता है? गाल ब्लैडर को या पित्ताशय को। और इसका एक ही काम, इसका काम क्या है? पित्त रस को संचित करना, ठीक है, संचित करना। हाँ, स्टोरेज ऑफ बाइल जूस। इसका काम क्या है? स्टोरेज ऑफ बाइल जूस। समझ में आई यहाँ तक कि रामायण की नहीं आई? क्लियर है ये वो सारे पॉइंट? ठीक है। याद तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे, है ना। इसका कोई उपाय नहीं है। डेटा देना मेरा काम है, याद करना तुम्हारा काम है, ठीक है। बाकी सीक्वेंस से याद रखोगे ना तो हो जाएगा कि भाई मुंह के सारे दांतों की रामायण में याद होना चाहिए। फिर लार ग्रंथि है, तो लार ग्रंथि में किसका पाचन होता है? तो इसका पाचन होता है। कौन से एंजाइम निकलते हैं? तो ये वाले एंजाइम निकलते हैं, ठीक है। इनसे किसका पाचन होगा? तो इनका पाचन होगा। वो याद हो गया। उसके बाद आ जाओ आमाशय पे। तो आमाशय से कौन से एंजाइम बनते हैं? आमाशय से कौन सा रस निकलता है? आमाशय का पीएच मान क्या होता है? ठीक है। आमाशय में किसका पाचन होता है? ये सारे पॉइंट याद रखो। फिर आओ लीवर पे। तो लीवर में भी सेम बात है। लीवर से कोई सा एंजाइम निकलता है क्या? नहीं। लीवर से कौन सा रस निकलता है? पित्त रस, है ना। और जठर रस किसका था? आमाशय का था, ठीक है। और इसमें किसका पाचन नहीं होता है? तो ना तो कार्बोहाइड्रेट का होता है ना प्रोटीन का होता है। केवल किसका होता है? फैट का पाचन होता है। और फैट का पाचन किस रस के द्वारा होता है? पित्त रस के द्वारा। क्या पित्त रस लीवर में स्टोरेज होता है? संचित होता है? नहीं होता है। किस में होता है? पित्ताशय में होता है,
ठीक है। और इस पित्ताशय का एक और नाम क्या है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, गॉल ब्लैडर। तो कभी कभी अंग्रेजी नाम लिखा हुआ आता है, ठीक है, कि पित्त की थैली निम्न में से किसे कहा जाता है, लीवर, गॉल ब्लैडर, ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं, पेनक्रियास, ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं। तो हमें इंग्लिश में भी याद रखना है, क्या नाम है, गॉल ब्लैडर, और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। इसका प्रमुख एक ही काम है, पित्तरस को संचित करना। निर्माण होगा लीवर में, संचित होगा पित्ताशय में। यहाँ तक की क्लियर है सारी बातें, ठीक है। चलो अब अगला लिखो, कितने हो गए ये, 4-5 हो गए। अगला लिखो अग्नाशय। अग्नाशय चौथे नंबर का कौन सा है, अग्नाशय। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेनक्रियास। क्या बोलते हैं, पेनक्रियास। अब बताओ अग्नाशय के बारे में तो तुमने याद ही है सारी पॉइंट, कि अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है, तो अभी तुमने बताया ही था, कौन सा रस निकलता है, अग्नाशय। अब मैं पुराना क्वेश्चन पूछ लेता हूं तुम्हें, ठीक है। अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है। कैसी है, मिश्रित ग्रंथि। तो वह कौन सी ग्रंथि है जिसके द्वारा एंजाइम व हार्मोन दोनों स्रावित होते हैं, कौन सी उत्तर होगा, अग्नाशय। पाचन तंत्र का वह अंग जिसके द्वारा हार्मोन तथा एंजाइम दोनों प्रकार स्रावित होते हैं, दोनों चीजें स्रावित होती है, तो उत्तर क्या होगा, ठीक है। इनसे कौन से हार्मोन बन रहे थे, अच्छा इसकी खोज किसने करी थी, लेंगरहेंस ने करी थी, और उसने 3 प्रकार के 4 प्रकार के बांटे थे, अल्फा बीटा गामा ने डेल्टा, ठीक है। तो मेन जो इंपॉर्टेंट है वो अल्फा ने बीटा था, तो बीटा वाले से क्या रिलीज होता था, इंसुलिन, ठीक है। तो अगर हम इसके हार्मोन की बात करें तो कितने हार्मोन थे टोटल, 2। एक तो क्या था, इंसुलिन था, कौन सा था, और एक था ग्लूकागोन। क्या नाम था इसका, ग्लूकागोन। एक का काम क्या था, शुगर को फैट में कन्वर्ट करना, और एक का काम था फैट को शुगर में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये तो किधर की बात होगी, उधर की होगी। तो ये एक प्रकार की कैसी ग्रंथि है, हमें याद होना चाहिए, एक प्रकार की कैसी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। कैसी है, इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड। मिश्रित ग्रंथि क्यों बोलते हैं वो भी समझा दिया था मैंने, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है, हार्मोन भी बनते हैं और इससे एंजाइम भी बनते हैं। बाकी ज्यादा रोल इसका क्या होता है, तो ज्यादा रोल इसका एंडोक्राइन का होता है, अंतःस्रावी का ज्यादा रोल होता है, बहिःस्रावी का कम रोल होता है, ठीक है। चलो अब इससे कौन सा रस निकलता है, बताओ, इससे कौन सा रस निकलता है, जूस, ठीक है। इससे निकलता है अग्नाशय रस। कौन सा निकलता है, अग्नाशय रस। इंग्लिश में बोलते हैं पेनक्रिएटिक जूस। क्या बोलते हैं, पेनक्रिएटिक जूस, ठीक है। अब अगर तुम्हें तुक्का लगा के बोलूं तो तुम क्या बताओगे कि अग्नाशय से किसका पाचन होता होगा, बताओ। अगर तुम्हें तुक्का लगाना हो तो 3 ही ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इनमें से क्या तुक्का लगाओगे कि अग्नाशय इसका पाचन करता होगा, अग्नाशय रस, तीनों का, क्या तीनों तीनों का, प्रोटीन प्रोटीन का होता है। किसका होता है, इससे अग्नाशय रस किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। अब शुरू से एक बार रिकैप करो, मुंह में पाचन हो रहा था लार ग्रंथि के द्वारा, किसकी ग्रंथि के द्वारा, लार ग्रंथि के द्वारा। उसमें उस टाइम पे किसका, प्रोटीन, किसका पाचन नहीं हो रहा था, प्रोटीन का नहीं हो रहा था, किसका हो रहा था, केवल कार्बोहाइड्रेट का और फैट का, वो 2 चीजें हो गई थी। उसके बाद में हम आए आमाशय पे, ठीक है। तो आमाशय में पाचन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का। फैट का होता है क्या, नहीं होता है। तो फैट का पहला पाचन होता है मुंह में, और फिर दूसरा होता है डायरेक्ट लीवर में, भारी पाचन में। आमाशय में उसका पाचन नहीं होता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रहेंगे, ठीक है। पेप्सिन से प्रोटीन था और जठररस से कार्बोहाइड्रेट था, ठीक है। फिर आमाशय से हमने क्या पढ़ा, लीवर पढ़ा। तो जो आमाशय में पाचन नहीं हुआ, किसका नहीं हुआ, फैट का, तो वो फैट का पाचन कौन करेगा, लीवर करेगा। तो लीवर के पॉइंट हमने याद कर लिए। फिर लीवर के बाद लीवर से जो रस निकलता है वो कहाँ स्टोर हो जाता है, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो हमने कौन सा पढ़ा है, अग्नाशय। अग्नाशय कैसी ग्रंथि है, मिश्रित। उसके बाद में इससे हार्मोन भी रिलीज होते हैं, इससे एंजाइम भी रिलीज होते हैं, इससे रस भी रिलीज होते हैं, सारी चीजें रिलीज करता है, ठीक है। तो इससे कौन सा रस निकलता है, अग्नाशय रस। कौन सा रस निकलता है, अग्नाशय। और ये किसका पाचन करता है, प्रोटीन क्या करता है, किसका करता है, प्रोटीन का। आ रही बात समझ में, यहाँ तक की बातें क्लियर है, ठीक है।
अब इससे कौन कौन से एंजाइम निकलते होंगे तो वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। इससे टोटल 4 एंजाइम निकलते हैं। कितने एंजाइम निकलते हैं? 4। कौन कौन से होंगे? इससे कौन कौन से एंजाइम निकलते होंगे? तो 2 का नाम तुम्हें आराम से याद हो जाएगा। जो लाल ग्रंथि में तुमने पढ़ा था ना, एमाइलेज और लाइपेज पढ़ाया था, एमिलेज और लाइपेज। तो उस एमिलेज का उसमें नाम क्या था? टाइलिन नाम था। क्या नाम था? टाइलिन। पर आगे उनमें दोनों में सेलिवरी लगा था। क्या लगा था? सेलिवरी। इसलिए वो सेलिवरी एमाइलेज और सेलिवरी लाइपेज हो गया। सेम इसमें भी दोनों नाम सेम है। कौन कौन से? एमाइलेज और लाइपेज। एमाइलेज और लाइपेज। लेकिन अब ये किससे बनेंगे? पेनक्रियास से बनेंगे। इसके आगे क्या नाम हो जाएगा? पेनक्रिएटिक एमाइलेज और पेनक्रिएटिक लाइपेज। क्लियर है बात? और कार्य सेम होगा। एमाइलेज किसका पाचन करता था वहां पे? कार्बोहाइड्रेट का। तो यहाँ पे भी एमाइलेज किसका पाचन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। और वहां पे लाइपेज किसका पाचन करता था? फैट का। किसका पाचन करता था? फैट का। तो यहाँ पे भी किसका पाचन करेगा? फैट का। बस फर्क क्या है? आगे का नाम चेंज हो गया। ये पेनक्रियास से बन रहे तो पेनक्रिएटिक एमाइलेज, पेनक्रिएटिक लाइपेज। वहां पे क्या नाम था? सेलिवरी एमाइलेज, सेलिवरी लाइपेज। क्लियर है ये बात? मेरे कोई डाउट यहां तक? ठीक है। अब 2 और बच रहे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है ट्रिप्सिन। क्या नाम है? ट्रिप्सिन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रिप्सिन एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? तो क्या उत्तर होगा? अग्नाशय के द्वारा। किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय के द्वारा। और एक और इसी से रिलेटेड नाम है काइमोट्रिप्सिन। क्या नाम है? काइमोट्रिप्सिन। और कार्बोहाइड्रेट और फैट का पाचन तो इनने कर दिया, और ये किसका पाचन करेगा? बचे हुए प्रोटीन का। ठीक है। तो अभी तक हमने जितने भी पढ़े उसमें एकमात्र अग्नाशय ऐसा आया है जो सभी का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का भी करता है, फैट का भी करता है और प्रोटीन का भी करता है। इससे पहले लीवर का, लीवर क्या किसका कर रहा था? फैट का। उससे पहले जो पढ़ा वो किसका नहीं कर रहा था? फैट का नहीं कर रहा था। पर एकमात्र कौन सा है? अग्नाशय, जो सभी का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का भी करता है, फैट का भी करता है और प्रोटीन का भी करता है। याद रहेगा? आपने प्रोटीन का करते हैं क्या? थोड़ी देर पहले दिखाया था प्रोटीन का पाचन। अब तो लिखाया तो था, ये रस है ना। अच्छा, ये रस है वो एंजाइम है। हाँ है ना? क्लियर है बात? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन याद रह जाएंगे यहाँ तक की बातें। कोई दिक्कत? इससे कितने एंजाइम निकलते हैं? 4। एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन हमें याद होना ही चाहिए नींद में भी कि ट्रिप्सिन एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय के द्वारा। पित्त रस कहाँ से निकलता है? लीवर से। जठर रस कहाँ से निकलता है? आमाशय से। कहाँ से निकलता है? आमाशय से। अग्नाशय रस, अग्नाशय रस अग्नाशय से। क्लियर है ना? ठीक है। तो ये पूरा जो पाचन वाली प्रक्रिया थी ये हमने पढ़ ली है। तो ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है। क्यों खत्म नहीं हुआ है? क्योंकि अभी अवशोषण पढ़ना बाकी है। ठीक है। तो यहाँ से भी कुछ चीजें बच जाती है जो बचती है छोटी आंत में। कहाँ बचती है? छोटी आंत में। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भोजन का अंतिम पाचन कहाँ होता है तो आपका उत्तर क्या होगा? छोटी आंत होगा। अब छोटी आंत कभी कभी ऑप्शन में नहीं मिलता है हमें, तो उसका एक और नाम है शुद्रांत। क्या नाम है? शुद्रांत। तो वो ऑप्शन मिल जाता है। तो इसलिए दोनों नाम याद रखने हैं। प्लस उसके और भी भाग है। ठीक है। तो वो सारी चीजें हम कल पढ़ेंगे। अगर आज पढ़ा दी तुम सारे नाम भूल जाओगे। कितने याद करके ले आओगे? कल करके ले आओगे कि कोई डाउट है? तो कल हमें अवशोषण वाला पार्ट पढ़ना है। कौन सा पार्ट पढ़ना है? अवशोषण। तो अवशोषण 2 ही चीजों से होता है, छोटी आंत से और बड़ी आंत से। जो सबसे ज्यादा भोजन का अवशोषण होता है वो छोटी आंत से होता है। और लगभग जो हम पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, तो उनका जो अवशोषण होता है वो होता है बड़ी आंत से। ठीक है। जितने भी ड्रग्स वाली चीजें हैं, जैसे मान लो तुमने दारू पी, ठीक है, अल्कोहल पिया, तो अल्कोहल में जो भी मात्रा रहेगी उसका अवशोषण कौन करेगा? बड़ी आंत करेगी। चाय पी, चाय में निकोटीन होगा, निकोटीन को कौन एब्जॉर्ब करेगा? बड़ी आंत। कॉफी पी, कॉफी में कैफीन होगा, उसका अवशोषण कौन करेगा? बड़ी आंत। पानी पिया, पानी का अवशोषण कौन करेगा? बड़ी आंत। ये चीजें हमने कल पढ़नी है। ठीक है। और इसमें अपवाद भी आएंगे कुछ। इतने याद करके लाओगे कि नहीं लाओगे? याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। सीरीज से याद रखो, शुरू से याद रखोगे ना तो सारी चीजें याद हो जाएगी। ठीक है ना? और आखिर में मैं आपको सारे लिखा दूंगा कि कौन से एंजाइम ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट में हेल्प कर रहे थे,
कौन से ऐसे जो फैट में हेल्प कर रहे थे और कौन से ऐसे जो प्रोटीन में हेल्प कर रहे थे, वो आखिरी में लिखाऊंगा मैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है, इसको अपन आगे पढ़ेंगे कल। और अब मैं तुम्हें पूछना शुरू करता हूँ। लाओ किताब, लूसेंट। लूसेंट चल लिखने में क्या है? ये वाला है, ये बात वाला, लास्ट वाला। लाओ किताब, दो किताब। तीसरा पेज था ना? चलो पहले 2 पेज पूछ लेता हूँ मैं, ठीक है? सबसे प्राचीन धर्म सूत्र गौतम। ठीक है। किस संहिता में जुआ और शराब की बात स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया? मैत्रेयी। कितने वेदांग है? 6 वेदांग। ठीक है। पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ किसका, किस वेद का ग्रंथ है? सामवेद का। गोपर। ठीक है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। ठीक है। मत्स्य पुराण में किस से संबंधित, ये किस वंश से संबंधित है? मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? सबसे पुराना स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति। ठीक है। शुंग काल का सबसे मानक ग्रंथ कौन सा स्मृति ग्रंथ है? मनुस्मृति। ठीक है। गुप्त युग का वर्णन किस स्मृति ग्रंथ में है? नारद में। ठीक है, याद कर लिया तुमने तो सब। पेपल्लाद किसकी शाखा है, किस वेद की शाखा है? पेपल्लाद किस वेद की शाखा है? ठीक है। शाकल शाखा किससे संबंधित है, किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है। मनुष्य के अंधविश्वासों का वर्णन किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। तो पहले पेज पे आएगा तुम याद कर लोगे ऋग्वेद यजुर्वेद या सामवेद में से उत्तर होगा, इसलिए मैं पूछ रहा। कितने पुराण हैं? 18। ठीक है। कितने उपनिषद हैं? 108। ठीक है, मतलब सारे याद हो गए तुम्हें हैं। चलो अब हेडिंग डालो पुराण। अच्छा पुराण लिखा दिए थे ना मैंने कल? नहीं लिखाए थे। ठीक है। कितने पुराण है वो लिखाया था? 18। अब पुराण में क्या क्या याद रखना है? एक तो इसके रचयिता का नाम याद रखना है। रचयिता एक बाप बेटे ने करा था, लोमहर्ष और उसके बेटे ने करा था। ठीक है। किसने करा था? लोमहर्ष और उसके बेटे ने करा था। और 2-3 पुराण ये जो दिए हैं इनसे कौन सा वंश संबंधित है वो याद रखना है। तो वायु का तो याद रह जाएगा, वायु में आदमी गायब हो जाता है, तो वायु से गुप्त वंश। और विष्णु पुराण किससे संबंधित है? मौर्य वंश से। ठीक है। तो भगवानी लगाते हैं मोर पंख में ये सब, तो विष्णु भगवानी तो है कि दूसरे हैं कुछ, तो ये इनसे याद रखना है। ठीक है। बाकी मछली वछली तो ये सब ठीक है, 7वां लोमहर्ष। अरे लिखा रहा हूँ सारी बातें, पहले समझ तो ले। चलो अब उसके बाद में सबसे पुराना कौन सा है? तो सबसे पुराना है मत्स्य पुराण। ठीक है। और पृथ्वी पे तुमने कभी सुना होगा कि सबसे पहले में मछली आई थी। ठीक है। तो मछली से मत्स्य याद रहेगा, और मत्स्य सबसे पुराना है, याद रह जाएगा। ठीक है। उसके बाद में आपको याद करने हैं साहित्य। तो जातक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। जातक किससे संबंधित है? बौद्ध से। अब बौद्ध धर्म की एक शाखा है हीनयान। तो हीनयान में एक ग्रंथ है, कौन सा है? कथा वस्तु, तो जिसमें किसका वर्णन है? महात्मा बुद्ध का। तो वस्तु वाला जो है तो वो है महात्मा बुद्ध का। और जो कल्पसूत्र आएगा वो है महावीर स्वामी से संबंधित। किससे संबंधित है? और जो जैन साहित्य थे उनके जो साहित्य उनको कहा जाता है आगम। तो जातक किसको कह रहे हैं? बौद्ध धर्म वाले को। और आगम किसको कह रहे हैं? जैन धर्म वाले को। तो उसका कौन सी शाखा है? हीनयान और महायान थी। तो हीनयान की एक शाखा का कौन सा ग्रंथ है? अभी बताया, कथा वस्तु। और कथा वस्तु में किसका वर्णन है? बौद्ध धर्म का। ठीक है। जबकि कल्पसूत्र में किसका वर्णन है? महावीर स्वामी का। ठीक है। ये 23वें तीर्थंकर थे, 24वें थे। ठीक है। चलो अब इसमें अगला पॉइंट है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। तो चाणक्य दोनों नाम याद रखना, कौटिल्य ने, विष्णुगुप्त। तो अर्थशास्त्र के लेखक का नाम याद रखना है, प्लस इसमें किसकी जानकारी दी गई है वो याद रखना है।
तो इसमें कौन से काल की दी गई है? मौर्यकालीन साम्राज्य की जानकारी दी है। किसकी जानकारी दी है? मौर्यकालीन साम्राज्य की। और इस जो इसने लिखी थी, इसका जो अनुवाद किया था वो किसने किया था? श्याम शास्त्री ने किया था। किसने किया था? श्याम शास्त्री ने। एक तो पुस्तक ये हो गई। दूसरी पुस्तक हो गई कल्हड़ ने जो लिखी थी राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी का मतलब क्या होता है? राजाओं की नदी। ठीक। और इसने क्या करा था? जो संस्कृत में लिखने का प्रयास सबसे पहले किसने किया था? तो कल्हड़ ने किया था। किसने किया था? कौन सी पुस्तक में? राजतरंगिणी में। ठीक है। बाकी इसमें कितने सर्विस से कोई लेना देना नहीं है। बाकी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा किस साहित्य में कश्मीर के शासकों का वर्णन दिया गया है, तो राजतरंगिणी उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा? राजतरंगिणी। किसने लिखी? कल्हड़ ने लिखी। ठीक। उसके बाद अरबों की सिद्धि विजय किसमें है? चचनामा में। ठीक है। अरबों के ऊपर जो सिंध की विजय हुई थी उसका वर्णन किसमें है? चचनामा। चचनामा किसने लिखी? अली अहमद ने लिखी। किसने लिखी? अली अहमद ने। ठीक है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के बारे में एक और बात हमें याद रखनी है, संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। तो प्रथम प्रयास किसने किया था लिखने का? कल्हड़ ने किया था। और व्याकरण की प्रथम पुस्तक किसकी है? अष्टाध्यायी। किसने लिखी? पाणिनि ने लिखी। ठीक है। और इसमें भी किसकी जानकारी है? मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी है। ठीक है। और इसी में जो अष्टाध्यायी है इसमें लिपि शब्द का पहले प्रयोग किया गया था। ठीक। उसके बाद तो कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ, फिर भी इसमें भारत यवन आक्रमण। यवन आक्रमण का उल्लेख किसमें है? गार्गी संहिता में। किसने लिखी? कात्यायन ने लिखी। किसने लिखी? कात्यायन। और आखिर ये जो शुंग काल से संबंधित है वो कौन सा है? महाभाष्य। कौन सा है? किसने लिखा? पतंजलि ने लिखा। तो ये सारी पुस्तकें हमें बंडल में याद रखनी है। ठीक है। चलो अब बोलते जाओ। तो सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण। याद रहेगा ये पॉइंट कि कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। अच्छा, इस मत्स्य पुराण में कौन से वंश की जानकारी है? कौन से वंश की जानकारी है? सातवाहन। ठीक है। सेम वायु पुराण में किसका है? वायु पुराण। तो वायु में नारद जी ने गुप्त हो जाते थे, तो गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश। और एक और कौन सा था? विष्णु पुराण। ठीक है। तो विष्णु पुराण, कृष्ण भगवान ने, विष्णु भगवान ने सब सेम ही है। ठीक है। और वही मोर पंख लगाते थे, तो मौर्य वंश। ये तीनों पॉइंट हमें याद रखने हैं पुराणों से। और कितने पुराण है टोटल? 18 पुराण है। संख्या कितनी है पुराणों की? 18 है। याद हो जाएगा ये पॉइंट? कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद में हमें साहित्य याद रखने सारे। तो पहले मैं नाम लिख रहा हूँ और नाम के बाद उनका लेखक लिखूंगा और लेखक के बाद उनकी किसकी जानकारी दी है वो लिखना है। तो 3 फॉर्मेट में याद रखना है। कौन कौन से? यहाँ पे तो नाम लिख देंगे, यहाँ पे उनका लेखक और लेखक के बाद उनकी जानकारी कि उसमें किसकी जानकारी दी गई है। ठीक है। या उसमें जो फैक्ट है वो क्या है। तो पहला हमने कौन सा लिखा था बताओ? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी में लेखक कौन है? पाणिनि। कौन है? पाणिनि। और इसमें 2 पॉइंट मेन है। पहला क्या है? लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था। लिपि शब्द प्रयोग किया गया था। ठीक है। दूसरा इसमें क्या है? संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है। संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक। ठीक है। और तीसरा कौन से काल से संबंधित है? तो मौर्य काल से। किससे संबंधित है? मौर्य काल से। याद हो जाएगी ये अष्टाध्यायी वाला सिस्टम। ठीक है। दूसरा कौन सा है? राजतरंगिणी। कौन सा है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का अर्थ क्या है? राजाओं की नदी, है ना? राजा नदी लिख देता हूँ, राजाओं की नदी। ठीक है। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कल्हड़। कौन थे? कल्हड़। ठीक है। और इसी में क्या है वर्णन? पहली बात तो ये कि इसका प्रथम प्रयास था संस्कृत में। ठीक है। प्रथम प्रयास संस्कृत में लिखने का। ठीक है, संस्कृत में। दूसरी बात, इसके अनुवादक कौन थे? अनुवादक कौन थे? श्याम शास्त्री। कौन थे? श्याम शास्त्री। तीसरी बात, इसमें किसका वर्णन है? हाँ, कश्मीर शासकों का। ठीक है, कश्मीर शासकों का। इन तीनों पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत? अष्टाध्यायी क्या याद आ जाएगा? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि।
अष्टाध्यायी में क्या क्या चीजें, लिपि शब्द का प्रयोग है, मौर्य काल से संबंधित है, और संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है। क्लियर। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा, रास तरंगिणी। रास तरंगिणी में क्या है, किसने लिखी, कलहड़ ने लिखी, और इसी ने पहला प्रयास किया उसको संस्कृत में लिखने का। ठीक है। इसका अनुवाद किसने किया, श्याम शास्त्री ने। और इसमें किसका वर्णन है, कश्मीर के शासकों का वर्णन है, कश्मीर के शासकों का वर्णन। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है। तीसरा कौन सा है, जातक। तो जातक क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है। जबकि जैन वाले का क्या है, आगम। जातक का बुद्ध से और आगम का जैन से संबंधित है। चलो पहले ये लिख लो, लिखना है साथ के साथ। पहले वाला, हाँ ये लिखो। क्लियर। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण है, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में किसका वर्णन है, सातवाहन वंश का। वायु पुराण में गुप्त वंश का, और मौर्य वंश का किसमें वर्णन है, विष्णु पुराण में। ठीक है। कितने पुराण है, 18 है। कितने, ऐसे बहुत सारे हैं। भागवत पुराण है, उसमें कृष्ण भगवान का है। ठीक है। और भी ये बहुत सारे, बाकी ये लुसेंट के हिसाब से जो दिया हुआ है वो याद कर रहे हैं फिलहाल। चलो ये लिख लिया। वैसे हिंदी में राइटिंग सुधर गई है ना पहले से, इसलिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हम इतने साल से लिख रहे हैं, अभी तक नहीं सुधरी। कॉपी में अच्छे लिखाते हैं, बोर्ड पे अच्छे नहीं लिखाते। बोर्ड पे आज इधर उधर जाते हैं। क्लियर है दोनों। ठीक है। चलो अब तीसरा लिख रहे हैं। ठीक है। सूरज जग का बुझा बुझा। तीसरा। ठीक है। तो तीसरा कौन सा है, जातक। कौन सा है, जातक। और जातक में ये किससे संबंधित है, बुद्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है, बुद्ध से संबंधित है। अब इसके लेखक का नाम दिया है कि इसके लेखक का नाम नहीं दिया हुआ। ठीक है। बाकी बता रहे हैं जातक में किसके वर्णन में, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसी की एक शाखा है, कौन सी शाखा है, हीनयान। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा है, हीनयान। और इस हीनयान का ग्रंथ है कौन सा है, कथावस्तु। कौन सा ग्रंथ है, कथावस्तु। और इस कथावस्तु में किसका वर्णन दिया है, महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध का याद रहेगा। जातक बौद्ध धर्म के जितने भी साहित्य सबको क्या बोल दिया, जातक। अब जातक बौद्ध धर्म की दो शाखाएं होगी, जिसमें एक शाखा कौन सी, हीनयान। और हीनयान में क्या है, हीनयान का एक ग्रंथ है कौन सा, कथावस्तु। ठीक है। तो ये पूछा जाता है कथावस्तु किस शाखा का वर्णन, मतलब किस, दो शाखाएं होगी तो किसमें है, हीनयान में जातक ये वाला है कथावस्तु। और इसमें किसका वर्णन है, महात्मा बुद्ध का। याद रहेगा। सेम कौन सा है, सेम है आगम। कौन सा है, आगम। और ये आगम किसका है, जैन साहित्य का है। किसका है, ठीक है। और आगम में किसका वर्णन है, बताओ। आगम का एक महावीर स्वामी, हाँ, कल्पसूत्र। और कल्पसूत्र में किसका वर्णन है, महावीर स्वामी का। तो ये दोनों पॉइंट हमें याद रखने हैं, महावीर स्वामी का। ठीक है। कुल मिला के याद रखो कि कल्पसूत्र संबंधित है महावीर स्वामी से, और कथावस्तु संबंधित है महात्मा बुद्ध से। ठीक है ना। चलो कल्पसूत्र से क्या होता है, ये लिखा हुआ है, पता नहीं क्या। तो दूसरे भी चल रहा है। ठीक है, महात्मा जी, हाँ वही तो, तुम भी तो नहीं पढ़ते हो घर पे जाके। सर ठीक है। लिखना राष्ट्रशास्त्र का लिखा दिया तुम्हें, ऐतिहासिक घटना और राष्ट्र का लिखा दिया। ठीक है। अब आ जाओ चचनामा। 4 हो गई। अब आ जाओ 5 पे, चचनामा। ठीक है। चचनामा। तो चचनामा के लेखक, अरे लेखक कौन है, अली अहमद। कौन है, अली अहमद। और अली अहमद, और इसमें किसका वर्णन है, बोलो। अरबों की सिंध विजय का। अरबों की सिंध विजय, जैसे टेबल बना लो उसकी पूरी, सिंध विजय। ठीक है। कश्मीर के शासकों वाला कौन सा था, रास तरंगिणी। ठीक है। ऐसे कैसे, यवन आक्रमण में किसका है, अभी पढ़ाया था, यवन आक्रमण। कात्यायन, गार्गी संहिता। ठीक है।
कितने हुए ये टोटल? 5 हो गए। 5 याद हुए कि नहीं हुए? हो जाएंगे याद। रोज पढ़ना है रोज, ठीक है? मतलब आप 200 पेज पे जाओगे तो पहला पेज 100 बार पढ़ लोगे। कितनी बार पढ़ लोगे? 100 बार। तो फिर तुम्हें सपने में भी आ जाएगा कात्यायन गार्गी संहिता। क्लियर है 5? ठीक है। अब छठा लिखो, कात्यायन गार्गी संहिता। गार्गी संहिता। और गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन। कौन है? कात्यायन। हत्यारा नहीं लिख देता। गार्गी संहिता, कात्यायन। और इसमें किसका वर्णन है? किसका वर्णन है? यवन आक्रमण का। किसका वर्णन है? यवन आक्रमण का। सेम हमने अभी लिखा था पतंजलि महाभाष्य, ठीक है? महाभाष्य, ठीक है? और महाभाष्य के लेखक पतंजलि। और ये कौन से काल से संबंध रखता है? शुंग काल। किससे संबंधित है? शुंग काल से, ठीक है? ये शुंग काल वाला हो गया, गार्गी संहिता हो गया, लिपि शब्द वाला हो गया, चचनामा वाला हो गया, बाकी सारे हो गए, ठीक है? ये टोटल 7 याद रखने। कितने याद रखने? 7 हो जाएंगे। कल्हड़ का रास करेंगे, अष्टाध्यायी का पाणिनि, चचनामा का अली अहमद, कात्यायन का कात्यायन गार्गी संहिता, ठीक है? और जातक में बुद्ध जो हीनयान है वो किससे संबंध रखता है? हीनयान का जातक कथा वस्तु महात्मा बुद्ध के, कल्पसूत्र महावीर स्वामी से। ये पूरा अपना हो गया पूरा, ठीक है? चलो अब जो लेखक आए थे उनके बारे में पढ़ना है। ये तो क्या थे? जो भी साहित्य थे जो पुराने लोगों ने लिख दिए, ठीक है? तो उनमें जो भी जानकारी है कि भाई कश्मीर के शासकों का किसी एक बुक में लिख दिया, तो वो हम पढ़ रहे हैं कि कश्मीर के शासकों का कल्हड़ ने लिख दिया राजतरंगिणी में। अष्टाध्यायी में क्या लिख दिया? पाणिनि ने इसमें ये चीजें लिख दी, मौर्य काल का वर्णन कर दिया। तो फिर आए जो बाहर के लेखक आए थे, ठीक है? जिनको क्या बोलते हैं? विदेशी लेखक। तो उन्होंने भी कुछ बातें लिखी है। तो उनसे क्या रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जो भी बाहर के लोग आए थे उस टाइम पे भारत में शासन कौन कर रहा था? अरे बात, ये किसके दरबार में गया था? अलग अलग राजा थे ना, ठीक है? तो मान लो कहीं अशोक है, कहीं कौन है, तो वो किसके दरबार में आया था? पहला प्रश्न तो ये बनता है। दूसरा प्रश्न, अगर उसने कोई बुक लिखी है तो ये तो इंडियन लेखक हो गए जिन्होंने भारत की बुकें लिखी है, ये भारतीय इतिहास वाली चीजें, और उन्होंने भी कुछ किताबें लिखी होगी, तो उन किताबों के बारे में पता होना चाहिए कि किसने कौन सी पुस्तक लिखी थी और कौन कहां से आया था और कौन किसके दरबार में आया था। 3 चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी? पुस्तक किसने लिखी है, पहला पॉइंट, किसके दरबार में आया था, दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट क्या है? कहां से आया था, ठीक है? कौन से देश से आया था? तो चीनी लेखक आए, यूनानी लेखक आए, अरबी लेखक आए और कुछ अन्य लेखक भी आए थे कुछ अन्य देशों से। तो 4 तरह के याद रखने। कौन कौन से लेखक है अपने पास? चाइना से आए हुए हैं, अरब से आए हुए हैं, यूनान से आए हुए हैं और कुछ अन्य। तो अन्य में तो 1-2 ही थे बस, मार्को पोलो ने तारानाथ, ठीक है? तिब्बत का आया था एक। चलो तो अब उनको पढ़ लेते हैं। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? विदेशी लेखक। क्या पढ़ रहे हैं? विदेशी लेखक। विदेशी लेखक में ये पॉइंट में बांट देते हैं। कौन कौन से आ गए? चीनी लेखक। कौन कौन से आ गए? चीनी, फिर यूनानी, फिर अरबी और फिर अन्य, ठीक है? अब यहाँ पे पहले नाम ही याद कर लो कि कौन कहां से आया था। कि ये सारे चाइना वाले हैं, ये अरब वाले हैं, ये अरबी है और ये यूनानी और अन्य लेखक है। हाँ सर आगे मेरे को पता है, ठीक है? चलो अब इनके नाम लिख के लाना है तुम्हें घर से। लिख के ले आओगे? कौन कौन थे बताओ? चाइना लेखक में कौन कौन थे? पाइया, संयुगन इसमें नहीं था। सर इसी में किसी ने लगा हुआ है। अच्छा इत्सिंग था इसमें, संयुगन था। हैंसोंग, ठीक है? इत्सिंग, ठीक है। यूनानी लेखक में एक तो वो टेसियस, हेरोडोटस ने पुस्तक लिखी थी। कौन सी लिखी थी? और इसको इतिहास का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिता। और कौन था? प्लिनी। और कौन था? टालमी। और प्लिनी, टालमी और डाइमेकस। डाइमेकस और मेगास्थनीज। वो अननोन पुस्तक है, मतलब उसका लेखक ज्ञात नहीं है, पर उसमें बंदरगाह के बारे में बता रखा है, ठीक है? ये पूछा जाता है कि वह कौन सा अज्ञात ग्रंथ है जिसमें भारत के प्रमुख बंदरगाहों का वर्णन है।
तो उसका आंसर वो होगा, ठीक है, मेगास्थनीज। सर नो है सिकंदर के साथ में 3 आए थे, ठीक है ना, सॉरी 3 वो जो साथ में आए थे उसके उनका नाम याद रखना है। एक तो अरिस्टोबुलस और क्या था, विद्याकस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस, इनको लास्ट में लिख लेंगे, ठीक है। अरबी लेखक में कौन कौन था, इब्न बतूता और इब्न बतूता और अल-बरूनी, अल-बरूनी। अन्य लेखक में तारानाथ और अन्य लेखक में तारानाथ और मार्को पोलो, ठीक है। अब ये जो है ना, ये जितने भी यूनानी लेखक आए थे वो एक तरह से उनके जैसे शुरू में कौन होगा कि कोई दादाजी है, फिर दादाजी का बेटा है, फिर बेटे का बेटा है, तो ये यहाँ पे तीनों जो लाइन्स आए थे, जैसे मेगास्थनीज आया तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, उसके बाद में किसके दरबार में आया, बिंदुसार के, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में कौन आएगा, बिंदुसार, बिंदुसार के बाद में कौन आएगा, अशोक, तो ये तीनों लाइन से आए थे, ठीक है। तो पहले कौन आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, तो वो तीनों लाइन से हम याद रखेंगे, इनको कल पढ़ेंगे, है ना।